हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है नॉन रिजिड रोटर मॉडल। तो नॉन रिजिड रोटर मॉडल पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे रिजिड रोटर मॉडल क्या होता है। रिजिड रोटर मॉडल जहाँ पे फेल होता है वहीं पे नॉन रिजिड रोटर मॉडल एप्लीकेबल होता है, या कह सकते हो वहीं से नॉन रिजिड रोटर मॉडल स्टार्ट होता है। तो जाहिर सी बात है, नॉन रिजिड रोटर मॉडल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमारे पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसका, रिजिड रोटर मॉडल का। तो आइए सबसे पहले हम लोग रिजिड रोटर मॉडल को समझते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से लाइक शेयर करेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी प्रकार की वीडियोस के इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आइए जैसा हमने बताया, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, रिजिड रोटर मॉडल। रिजिड रोटर मॉडल समझने के लिए आप सबको यहाँ से हम थोड़ा सा बताएंगे। जैसे रिजिड का क्या मतलब होता है, जैसे रिजिड का मतलब होता है आपको मालूम है फिक्स होता है। जो भी चीज़ क्या होती है, फिक्स होती है, हम उसे क्या देते हैं, रिजिड है। नेक्स्ट बात करते हैं रोटर। रोटर का मतलब यहाँ पे हम वो है रोटेशनल एनर्जी, किससे, रोटेशनल से होती है। अब यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग पढ़ रहे हैं, किसका क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसलिए हम क्या यहाँ पे रोटेशनल ट्रांजिशंस कर सकते हैं, या रोटेशनल लेवल से हमारी बात होगी, ठीक है। अब मॉडल यह एक प्रकार क्या है, मॉडल है, जिसे हम लोग रिजिड रोटर मॉडल का नाम दिए हैं। आइए समझते हैं, जैसे अगर हम बात करें, कभी भी रिजिड रोटर मॉडल होता है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। किसके लिए बात करें, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अब जैसे यहाँ से आपको क्लियर हो, डाई एटॉमिक मतलब दो हो गए, एटम मतलब एटम से जो भी मॉलिक्यूल्स दो एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें HCl, HBr, यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग CO की बात कर ले, NO की बात करें, ये सब हमारे क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, जो कि आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे। अब यहाँ पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें, जैसे आपके H2, Cl2, Br2, O2, ये सब भी हमारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन ये सब हमारे क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी को, या कर सकते हो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो नहीं करेंगे। अगर हम रीजन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पोलरिटी नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है, पोलरिटी नहीं है, और ये सब हमारे मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। कह सकते हैं जो भी मॉलिक्यूल हमारे पोलर होते हैं वही क्या करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे। ये हमारे पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन शो करेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी सभी प्रकार के हमारे पोलर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल शो करेंगे। अगर पोलर की बात हो गई, पोलर की बात हो गई, यहाँ पे हम एक वर्ड और लिख सकते हैं, क्या करते हैं, हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। यहाँ पे क्या, हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो मतलब अलग अलग, हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे क्या करेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे, ठीक है भाई। अब आइए आगे हम बात करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है। आइए सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे अगर हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर रिजिड रोटर की बात करें, यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए ये हमारे पास क्या है, दो एटम हो गए। हाँ, अगर दो एटम है, इसको ए मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, एटम ए और एटम बी। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से भी साफ कर देते हैं, तो उसके बाद हमको अच्छे से समझ में आएगा रिजिड रोटर। अब यहाँ पे देखिए, दो एटम हमने ए और बी मान लेते हैं, ये क्या रोटेट कर रहे हैं। जब रोटेट करेंगे तो किसी ना किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलॉन्ग रोटेट करेंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मान लेते हैं इनका ये है। इसके अलॉन्ग ये क्या करें, एंगुलर मोशन परफॉर्म करें, क्या, एंगुलर मोशन, जो कि एंटीमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी जो कि इनका एंगुलर है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका मास m1 है, रेडियस क्या है, r1 है, इसका मास m2 है और रेडियस क्या है, r2 है। क्योंकि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो दोनों एटम अलग अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है जब एटम अलग अलग होंगे तो उनके रेडियस भी अलग अलग होंगे। अगर एग्जांपल के लिए बात करें HCl, तो H की साइज आपकी छोटी होती है, Cl की साइज आपकी बड़ी होती है, ठीक है। अब जब ये किसी भी सेंटर ऑफ एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हैं, तो वहां से अगर हम इनकी बात करें, इनका जो डिस्टेंस r1 है और इसका डिस्टेंस कितना है, r2 है, तो टोटल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर हम r से रिप्रेजेंट कर दें तो r इक्वल टू हम लिख सकते हैं r1 प्लस r2, जहाँ पे r1 क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ए का डिस्टेंस, और r2 क्या है, सेंटर ऑफ, यहाँ पे न्यूक्लियस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका डिस्टेंस, ठीक है। r इक्वल टू क्या हो गया, r1 प्लस r2। अब ये देखिए, ये रोटर इधर रोटेट कर रहा है, तो ये भी क्या करे, इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं ये दोनों एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर क्लॉक डायरेक्शन में करना हो तो हम लाइक क्लॉक डायरेक्शन में मोशन कर देते हैं, किसमें करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। अब भाई इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने मान लिया, ये हमारा क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, हमने एक एटम को इधर रखा और एक एटम को इधर रखा। अब ये क्या करें, रोटेशनल, क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। रोटेशन करने का मतलब ये अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं।
ये क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलॉन्ग रोटेट कर रहे हैं। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलॉन्ग रोटेट करेंगे आप देख सकते हैं, और इनका R1 ये R2, ठीक है। अब यहाँ पे रिजिड रोटर में जो R1 होता है और R2 क्या है, ये फिक्स्ड है। ये क्या है, R1 R2 दोनों हमारे क्या है, फिक्स्ड है। कहाँ से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब ये बताइए, अगर कोई भी एटम यहाँ पे मूवमेंट करेगा तो अपने रेडियस के सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट करेगा। जितना इसका सरकमफ्रेंस रहेगा उतना वो क्या करेगा, रोटेशन परफॉर्म करेगा। हमने क्या कर दिया, आइए यहाँ पे इसको एटम का सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दो एटम को इधर उधर हमने बांध कर दिया। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, घुमाना शुरू कर, रोटेशन को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अब ये देखिए, जब तक हम लोअर रोटेशन करेंगे, लोअर रोटेशनल लेवल पे रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होगी। या क्या R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होगी। लेकिन जैसे ही हम हायर रोटेशनल लेवल पे जाएंगे, हमारे मॉलिक्यूल जितनी तेजी के साथ रोटेट करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, स्ट्रेचिंग होती है, जिसकी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। अब इसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, आप एक पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, किसी भी रस्सी से बांध के अपने चारों तरफ घुमाना शुरू करिए। जब आप उसको धीरे धीरे रोटेट करेंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे, आपको जो सरकमफ्रेंस ऐसे लगेगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में। लेकिन जैसे ही आप उसी डिस्टेंस को आप और तेजी के साथ घुमाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जो सरकमफ्रेंस आपको अभी ये था, उस सरकमफ्रेंस का एरिया थोड़ा सा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये हमको ऐसा दिखाई देगा कि जो, अब देखिए आपने रस्सी की डिस्टेंस को नहीं बढ़ाया, लेकिन हमको ऐसा लगने लगा कि थोड़ा सा हमने स्पीड और बढ़ा दिया, हाई रोटेशन करने लगे, तो वहाँ पे हमको ऐसा प्रतीत होने लगा कि जो अभी तक पार्टिकल्स ये R1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, अब वो क्या करने लगा, R1 डैश डिस्टेंस ट्रेवल करने लगा। जबकि हमारा जो डिस्टेंस ये था, ये R1 डिस्टेंस ही था, ये हमारा डिस्टेंस R1 ही था। लेकिन हमको क्या लगा कि अब ये R1 डैश हुआ, क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा दी। अब स्पीड हमने जैसे ही कम किया, ये फर्दर अपना स्लो होता चला गया। हाँ, तो अब देखिए, क्योंकि अब ये जो डिस्टेंस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेचिंग हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई। अब जो स्ट्रेचिंग होती है वो किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे एप्लीकेबल हो जाता है। क्या एप्लीकेबल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, हम मान लेते हैं अब ये डिस्टेंस इसका ये हो गया, डिस्टेंस इसका जब हो गया। अब ये हमारा सेंटर यहाँ पे हो गया, न्यूक्लियस, इस एटम का न्यूक्लियस हमारा क्या हो गया, R हो गया। अब ये बताइए, जब हमारा ये डिस्टेंस बढ़ गया, अगर हम इस पूरे बॉडी की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करें, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है, I= क्या होता है, mr²। क्या होता है, I=mr²। अगर हम बात करते हैं रिजिड रोटर के लिए, तो रिजिड रोटर के लिए जब हमारी R की वैल्यू क्या थी, फिक्स्ड थी, R की वैल्यू फिक्स्ड थी, तो हमारा mr² आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसकी रोटेशन को बढ़ा दिया, हायर रोटेशनल लेवल में गए, तो R की वैल्यू बढ़ी कि नहीं, स्ट्रेचिंग हुआ। ये जो डैश R था, R डैश हो गया, ये क्या हो गया, R डैश हो गया। तो जाहिर बात है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर दिया, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से आपको एक फार्मूला मालूम है, B=H/8π²IC, 8π²IC, जहाँ पे B क्या होता है, हमारा रोटेशन कांस्टेंट। क्या होता है, रोटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है, रोटेशनल कांस्टेंट होता है, रोटेशनल कांस्टेंट, जो कि हमें बताता है कि जैसे एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में कितने का गैप होता है, कितने का स्पेसिंग होती है। तो हमने देखा, जब J=0, J=1, J=2, J=3 और J=4 ... हाँ, फॉर रिजिड रोटर। अब देखिए, यहाँ से आपको पूरा का पूरा डिफरेंस समझ में आएगा रिजिड रोटर और नॉन रिजिड रोटर में। जैसे जैसे हमने क्या देखा, जब फॉर रिजिड रोटर, तो जो ये स्पेसिंग थी हमको मिली थी, वो 2B का मिला था। क्या मिला था, 2B की स्पेसिंग मिली थी। ठीक है भैया, मान लेते हैं 2B की स्पेसिंग। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, हाई रोटेशनल लेवल पे गए, हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ। और अब बताइए, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ेगी, तो B की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। B की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये क्या है, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि B की वैल्यू बढ़ेगी, I की वैल्यू बढ़ेगी, तो B की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब जब B की वैल्यू कम होगी, तो जाहिर बात है ये स्पेसिंग भी हमारा कम होगा। ये स्पेसिंग कम होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे जो स्पेसिंग हमको मिल रहा था, अब वो स्पेसिंग यहाँ हो गया, स्पेसिंग यहाँ हो गया, स्पेसिंग यहाँ हो गया, और स्पेसिंग कम हो गया। मतलब जैसे जैसे हम हायर ट्रांजिशन स्टेट के लिए गए, हायर लेवल पे गए, हायर रोटेशनल लेवल पे गए, हमारी जो स्पेसिंग है वो क्या होता गया,
कम होता चला गया, स्पेसिंग हमारी क्या होती गई, कम होती चली गई। अब यहीं से क्या पता चला कि जब हमारा जो रिजिड रोटर मॉडल होता है, जो हमारा रिजिड रोटर मॉडल होता है, सिर्फ क्या कर सकते हैं कि लोअर ट्रांजिशन स्टेट, लोअर रोटेशनल ट्रांजिशन स्टेट या लोअर रोटेशनल लेवल के लिए क्या है एप्लीकेबल। किसके लिए, लोअर रोटेशनल लेवल के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो स्पेसिंग मिलती है वो एक फिक्स्ड स्पेसिंग मिलती है, क्या कर सकते हैं, इक्वली स्पेस्ड स्पेसिंग मिलती है। लेकिन जैसे ही हम लोग हायर कहाँ पे जाते हैं, हायर रोटेशनल लेवल पे जाते हैं, हायर रोटेशनल लेवल पे जाते हैं, यह स्पेसिंग क्या होने लगती है, यह स्पेसिंग भैया कम होने लगती है, यह स्पेसिंग हमारी क्या होती है, कम होने लगती है। हायर रोटेशनल लेवल पे यह हमारी स्पेसिंग क्या होती गई, कम होती गई, और यहीं पे हमारा जो रिजिड रोटर मॉडल है वो क्या हो गया, फेल। यहीं पे हमारा रिजिड रोटर मॉडल फेल हो गया, क्योंकि जो साइंटिस्टों के द्वारा कहा गया, थ्योरेटिकली ये तो पॉसिबल है, थ्योरेटिकली ये तो पॉसिबल है कि लोअर ट्रांजिशन स्टेट पे, लोअर वाइब्रेशन रोटेशनल स्टेट पे हमारा जो रिजिड रोटर है इक्वल स्पेसिंग दे रहा है, आपका सब कुछ सही मिल रहा है। लेकिन जैसे ही इसको हायर स्टेट में लेके जाएंगे, हायर रोटेशनल स्टेट पे लेके जाएंगे, ये रिजिड रोटर मॉडल हमारा क्या होता जा गया, फेल होता गया। तो यहीं से कंसेप्ट आया क्या, कि नॉन रिजिड रोटर। आइए नॉन रिजिड रोटर को समझते हैं। तो सबसे पहले आइए इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लिखने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ के समझाते आगे बढ़ेंगे। अब इसी के लिए नॉन रिजिड रोटर की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव किया गया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा हमारे पास एक इक्वेशन आई, जिसको हम लोग सॉल्व करके उसके फ्रीक्वेंसी को और उसकी स्पेसिंग को कैलकुलेट करते हैं कि कितनी स्पेसिंग हमको मिलती है, जो कि रिजिड रोटर मॉडल में 2b की स्पेसिंग मिलती है। तो नॉन रिजिड रोटर मॉडल में कितनी स्पेसिंग मिल रही है, इसको किसके द्वारा सॉल्व किया गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा सॉल्व किया गया। आइए उस पर भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं नॉन रिजिड रोटर मॉडल। ठीक है, नॉन रिजिड रोटर मॉडल को हम लोग फिर समझते हैं। इन रिजिड रोटर द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दैट इज बॉन्ड लेंथ इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। आपको पता है, जैसे हमने आपको बताया कि जो रिजिड रोटर मॉडल होता है, इसमें हमने क्या माना था, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, ये हमारा r इक्वल टू क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमने क्या किया, कांस्टेंट माना, विच इज थ्योरेटिकली पॉसिबल ओनली इन लोअर रोटेशनल लेवल, जो कि क्या है हमारा थ्योरेटिकली पॉसिबल है। ये आपका सिर्फ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, वो भी किसके लिए, लोअर रोटेशनल लेवल के लिए। किसके लिए, लोअर रोटेशनल लेवल के। जैसे हमने बताया, आपने बॉल को रखा, आपने यहाँ पे स्लो मोशन में घुमाना शुरू कर दिया, जैसे जैसे स्लोली आपने घुमाया, ये क्या हो गया, आपका जो रिजिड रोटर मॉडल है वो क्या है, पॉसिबल है, वो एप्लीकेबल है। लेकिन हायर रोटेशनल लेवल पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे when molecules is transformed in higher rotational level, जैसे ही आपने मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बढ़ा दिया कहाँ पे, हायर रोटेशनल लेवल के लिए। देखिए जैसे आपने हायर रोटेशनल लेवल किया, आपका क्या हो जाएगा, देन बॉन्ड स्ट्रेचिंग अकर। हमने क्या बताया, अब ये देखिए ये आपने किया, जैसे इसको क्या किया, हायर रोटेशनल लेवल पे आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी को, ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाया, तो ये क्या किया, यहाँ पे आपकी बॉन्ड की स्ट्रेचिंग हो गई, बॉन्ड की क्या हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई। जो अभी तक आपका सरकमफ्रेंस ये था, अब वो सरकमफ्रेंस ये हो गया, क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ये हो गया। R1 जो था ये R1 डैश हो गया, या R1 ये डिस्टेंस बढ़ गया, क्या हो गया, अब ये डिस्टेंस हो गया। तो बॉन्ड की क्या हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई। जैसे ही बॉन्ड की स्ट्रेचिंग हुआ, अब क्या कर रहा है, द बॉन्ड स्ट्रेचिंग अकर्स एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस। जिसका परिणाम क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mr²। R की वैल्यू बढ़ेगी, I की भी वैल्यू क्या होगी, हमारी बढ़ गई। इसका रिजल्ट क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी क्या गई, इंक्रीज कर। हेंस द वैल्यू ऑफ B डिक्रीजेस। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ गई, हमने आपको फार्मूला बताया, B इक्वल टू h/8π²IC। यहाँ पे B क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब B की वैल्यू बढ़ेगी, I की वैल्यू बढ़ेगी, तो B की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जैसे ही B की वैल्यू कम हो गई, तो जो स्पेसिंग थी हमारी बीच की लाइन की, जो लाइंस के बीच की क्या थी, स्पेसिंग थी, 2B थी, ये भी 2B था, ये भी क्या था, 2B था, ये भी क्या था, 2B था। अब वो स्पेसिंग क्या होने लगी भैया, कम होने लगा। वो स्पेसिंग हमारी क्या होने लगी, कम होने लगी। द वैल्यू ऑफ B डिक्रीजेस। दिस इज द रीजन, यही कारण है रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस नेवर बी इक्वली स्पेस्ड एज रोटेशनल लेवल इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते चले गए, J इक्वल टू 0 to 1 to 2 3 to 4 5 6 7 रोटेशनल लेवल आप बढ़ाते चले गए, आपका क्या हो गया, जो स्पेसिंग थी वो क्या हो गई, इक्वली स्पेस्ड नहीं रह गई। हमने आपको बताया ना, अब जो स्पेसिंग यहाँ थी वो स्पेसिंग यहाँ थी, अब यहाँ ना होके वो हमको थोड़ा सा पहले मिलने लगा।
जो स्पेसिंग यहाँ होनी चाहिए थी अब ये ना होकर इसके भी पहले मिलने लगी, जो स्पेसिंग यहाँ होनी चाहिए थी वो हमको यहाँ पे मिलने लगी। अब ये देखिए अब क्या हो गया, हमको क्या इक्वल स्पेसिंग मिल रही है क्या भैया? इक्वल स्पेसिंग नहीं मिल रही है, हमको डिफरेंट स्पेसिंग मिल रही है। तो इक्वली स्पेसिंग नहीं है। अब इसका फार्मूला भी बताएंगे क्या डिफरेंस आ रहा है। तो व्हेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व फॉर नॉन रिजिड रोटर, जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया किसके लिए? नॉन रिजिड रोटर मॉडल के लिए, देन हमें क्या मिला? देन फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड व्हिच रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ ईच रोटेशनल लेवल फॉर नॉन रिजिड रोटर। एनर्जी ऑफ ईच रोटेशनल लेवल की जो अगर हम रोटेशनल लेवल की एनर्जी की बात h²/8π² j+1 माइनस h की पावर 4 32 पाई की पावर 4 I² r² k j² और ये आपका क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जब फ्रीक्वेंसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया इसके लिए नॉन रिजिड रोटर मॉडल के लिए, देन हमें यह इक्वेशन को क्या हुआ? यह इक्वेशन प्राप्त हुआ। समझ में आई बात? जहाँ पे अगर हम बात करें रिजिड रोटर मॉडल के लिए हमको जो मिलती थी ये मिलती थी वैल्यू, रिजिड रोटर मॉडल के लिए हमारे पास ये वैल्यू थी। हाँ, जब हमारे पास ये वैल्यू थी, जैसे ही हमने क्या किया नॉन रिजिड रोटर मॉडल के लिए तो जो स्पेसिंग हमको यहाँ से मिली थी वो इतनी वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से कम हो गई। ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? कम हो गई भैया। ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? कम हो गई। अब यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग क्या करते जाएंगे? सब्सट्रैक्ट करते चलेंगे। इस वैल्यू को हम लोग क्या करते जाएंगे? सब्सट्रैक्ट करते चलेंगे। अब देख लीजिए स्पेसिंग जैसे जैसे हम लोग आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, जे की वैल्यू बढ़ाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इतनी वैल्यू यहाँ से माइनस होती चली जाएगी, इतनी वैल्यू यहाँ से माइनस होने चाहिए। अगर हम रिजिड रोटर के लिए बात करते थे हम लोग फार्मूला लिखते थे EJ = h²/8π² I × j+1। ये हमारा रिजिड रोटर मॉडल के लिए फार्मूला था। रिजिड रोटर मॉडल के लिए हमारा फार्मूला होता था h²/8π² I j+1। लेकिन जैसे नॉन रिजिड रोटर मॉडल हमने लाया उसमें से हमने h की पावर 4 माइनस 32 पाई की पावर 4 I² r² k j²+1 उसको हमने इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया। हमने इसमें से क्या कर दिया? ये वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दिया और जब सब्सट्रैक्ट किया तो हमें पता चला कितनी स्पेसिंग उसमें से कम हो रही है। कितनी स्पेसिंग कम हो रही है ये हमें इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करने के बाद मालूम चला। आइए जैसे ही इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं